आज इस पवित्र धरती पर मुझे उपस्थित होने का अवसर मिला है। मैं यहाँ सभी किसान भाइयों और बहनों का इस मुकद्दस मौके पर हृदय से स्वागत करता हूँ। 76 साल पहले इस मिट्टी ने देशभक्ति की मशाल जलाई थी और आज सामाजिक क्रांति की मशाल लिए मेहनत का साथ बारामूला के और जम्मू कश्मीर के भाग्य को बदलने के लिए खेत में मैंने कर्म भूमि में डटे हुए और इसलिए मुझे लगता है कि सोच समझ करके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने रबी फसलों की बुआई का शुभारंभ बारामूला जिले के इस ब्लॉक से किया है। पिछले 3-4 वर्षों में विकास यात्रा में बारामूला स्प्रिंट गति से दौड़ रहा है। इसमें सबसे आगे सफलता का परचम लहरा रहे हैं हमारे किसान भाई और बहन। यहाँ के किसान परिवार सिर्फ इस जिले के नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की ताकत हैं और उसका गौरव है। मैं सभी किसान भाइयों और बहनों का एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूँ। पिछले 3 वर्षों में अपने कठिन परिश्रम से आपने खेतों में जिस प्रकार नई क्रांति पैदा की है उसके लिए मैं हृदय से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। आप सबको नमस्कार करता हूं। मुझे लगता है कि आपकी कामयाबी के लिए तथा रबी के इस बेहद मुकद्दस आगाज के लिए चंद शेर लाजमी बनते हैं और मैं आप सभी की नज़र करना चाहूँगा। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पर बैठ के क्या आसमान देखता है। घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है, जब आँख भर के फलक को किसान देखता है, जब आँख भर के फलक को किसान देखता है। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरी ज़ुबान देखता है, यही वो शहर जो मेरी ज़ुबान देखता है। साथियों, आज किसान भाई जिस मुकाम पर पहुँचे हैं उसकी कहानी बड़ी रोचक है। हम लोग भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, खेती बाड़ी से अपना रिश्ता भी पुराना है। पूरे देश में सितंबर के आखिरी सप्ताह और अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से रबी के फसलों की बुआई शुरू हो जाती है। मैं जब नया आया था तो अक्टूबर महीने में ही बैक टू विलेज कार्यक्रम शुरू हुआ था 2020 में। अनेक स्थानों पर जाने का अनेक स्थानों पर जाने का अवसर मिला था, ख़ासतौर से कश्मीर घाटी के अलग अलग गांवों में। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि लगभग 75% खेत सूने पड़े हुए। उस समय जहाँ मैं जाता था लोगों से चर्चा करता था कि आखिर माजरा क्या है, लोग अपने खेतों को खाली क्यों छोड़ रहे हैं। तब मुझे बताया गया कि घाटी में खरीफ सीज़न पर ही लोग ज़्यादा जोर देते हैं, रबी पर ध्यान नहीं रहता है। उस समय के हमारे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लाइन डिपार्टमेंट के अफसरान थे, उसमें से कुछ लोग यहीं बैठे हैं, इकबाल चौधरी उसके गवाह हैं। मैंने उस समय चर्चा करी उनसे और कहा कि भाई अब इस व्यवस्था को बदलना बड़ा ज़रूरी है। खेत से ज़्यादा पैसा किसान भाइयों के जेब में जाए, इसको सुनिश्चित करना चाहिए। और मैं आभारी हूँ हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सभी साथियों का और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का। और कुछ तो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, एग्रीकल्चर के हमारे ऐसे अफसरान थे जो ब्लॉक नहीं गाँव में खेत में जा कर के खुद किसान बन करके किसान भाइयों को प्रोत्साहित किया। और उसका परिणाम मैं देखता हूं कि रबी की फसलें आज फसलों को प्रमोट करने में जी जान से हमारे साथियों ने मेहनत की है। मैं उन सब का आभारी हूं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 2 वर्ष में यानी पिछले रबी सीजन में मात्र 19 से 20% खेत ऐसे थे जहां जुताई नहीं हुई, जहां कोई बुआई नहीं हुई। बाकी 80% खेतों में फसलें लहरा रही थीं। अभी शैलेंद्र कुमार जी उसका विवरण दे रहे थे। पूरी घाटी में
1,40,000 हेक्टेयर खेतों में मस्टर्ड की खेती हुई। और जो शैलेंद्र जी कह रहे थे कि पीली क्रांति, येलो रिवॉल्यूशन एक तरह से जम्मू कश्मीर घाटी में आया और इसकी आवाज़ देश के कोने कोने तक गई। मुझे बताया गया है कि अकेले रबी सीजन की फसलों से कश्मीर डिवीज़न ने 5,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है। महीनों जो हाथ खाली रहते थे, आज वही हाथ खेतों में सोना उगा रहे हैं। अधिक संपदा अब किसान भाइयों के घरों की समृद्धि बढ़ा रही है। नई पीढ़ी की आकांक्षाएं और उनके सपने पूरे हो रहे हैं। स्वावलंबी जम्मू कश्मीर की रचना इस यात्रा में आपके योगदान पर गर्व आज हमें नहीं, पूरे देश को है, पूरे जम्मू कश्मीर प्रशासन को है। देश के अनेक एग्रीकल्चर एक्सपर्ट ने अपने अपने अनुमान लगाए हैं। सरसों का फॉडर, सरसों की खली वगैरह से मिलाकर उनका मानना है कि रबी सीजन में सबसे मुनाफे की फसल साबित हो रही है। इसके अलावा येलो रिवॉल्यूशन से बी कीपिंग को भी बढ़ावा मिला है। कश्मीर डिवीज़न में बी कॉलोनीज की संख्या ने 1 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। हजारों की संख्या में ऑयल एक्सट्रैक्शन की यूनिट लगने लगी हैं। इसके कारण अनेक लोगों को रोजगार मिला है। पॉलिनेशन में वृद्धि देखी जा रही है, जिससे सेब के उत्पादन में भी 20 से 25% की वृद्धि हो रही है। इस साल कश्मीर डिवीज़न में मस्टर्ड की खेती का टारगेट, जैसा अभी बताया गया मेरे को, 1.5 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा का रखा है। वेजिटेबल कल्टीवेशन का एरिया भी बढ़ाया गया है। ये सारे आंकड़े उपलब्ध हैं, मैं उसको पढ़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक बात मैं जोर दे करके कहना चाहता हूँ कि रवि ने खेतों में, रवि हिंदी में रवि का मतलब होता है सूरज, तो मुझे लगता है कि रवि यानी सूरज की नई किरणें बिखेर रहा है। नए उद्यम शुरू हुए हैं और होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम की मदद से इस साल खरीफ सीजन में घाटी में अतिरिक्त 8,000 हेक्टेयर खेती को वेजिटेबल कल्टीवेशन तथा 1,000 हेक्टेयर खेतों को मिलेट कल्टीवेशन के अंतर्गत ला करके पूरे कश्मीर वैली के सर्वांगीण विकास की एक नई क्रांति एग्रीकल्चर और एलाइड डिपार्टमेंट के हमारे साथी शुरू कर रहे हैं। मुझे स्मरण है, यहीं बारामूला के रहने वाले किसान भाई अब्दुल गनी शेख साहब ने सबसे पहले इस ज़िले में मिलेट की खेती शुरू की थी। अगस्त के महीने में उनका नाम मैंने आवाम की आवाज़ में लिया था, मैंने उन्हें बधाई भी दी थी। मैं बाकी किसान भाइयों से भी अनुरोध करता हूं कि वर्तमान समय डाइवर्सिफिकेशन का है। रबी सीजन में अभी बताया गया कि बरसीम की खेती नए सिरे से प्रारंभ हो रही है। 5 चीज़ें शुरू की गई हैं। जौ की खेती हो रही है। लागत और मुनाफे को अगर आप जोड़ेंगे, जिला कृषि अधिकारियों से अगर आवश्यक सहयोग लेंगे हमारे कृषि विभाग के लोगों से, तो पूरे खेती की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन ला सकते हैं। और मैं आभारी हूं अपनी यूनिवर्सिटीज़ का भी कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ के भी लोगों ने जिस तरह से इस पूरे कार्यक्रम में कंधे से कंधा मिला करके काम किया है, इससे मुझे लगता है कि बड़ा परिवर्तन आने वाले दिनों में होगा। और निश्चित रूप से जो एक लक्ष्य हम सबका है कि लगभग 13 लाख से ज़्यादा परिवार जम्मू कश्मीर के जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, मोटे तौर पर ये 70% आबादी है, इनके जीवन में बड़ा बदलाव आए। और एक बात का विशेष ध्यान HADP में रखा गया है कि जो हमारे मार्जिनल फार्मर हैं, इनकी भी आबादी लगभग 2,62,63,000 है, ये पीछे न छूट जाएं। इनकी भी हैंड होल्डिंग करके इन परिवारों की भी आमदनी कैसे बढ़ाई जाए, इसकी भी व्यवस्था की गई है। और जम्मू कश्मीर की शान अगर वास्तव में कोई है तो मुझे लगता है हमारे किसान भाई बहन हैं और उनकी खेती प्रगति के रास्ते पर बढ़े। ये जम्मू कश्मीर प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अभी जिक्र किया कुलपति जी ने, वाइस चांसलर साहब ने, 5,013 करोड़ रुपए
जो बजट हमारा रहा है उसके अलावा 5 वर्ष में माने हर साल 1000 करोड़ रुपए ज़्यादा हम लोग एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में खर्च इसीलिए कर रहे हैं कि 70% लोगों का जीवन बदल जाए। और मैं आज कहना चाहता हूं कि किसानों की मदद के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, क्योंकि उनका भी बार बार ये निर्देश रहता है कि अगर देश को बदलना है, देश को वास्तव में विकसित भारत बनाना है, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान कृषि क्षेत्र का होगा। और आप देखें कोविड की महामारी के दौरान भी देश की प्रगति रुक गई थी, लेकिन कृषि क्षेत्र की प्रगति नहीं रुकी थी। तो संकट के दौर में भी किसानों ने ही देश को संभाला, और इतने बड़े संकट के बावजूद आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन रहे हैं। तो इस देश की अर्थव्यवस्था को संभालने वाला भी हिंदुस्तान का किसान ही था, और इसलिए ये हमारी प्रतिबद्धता है। 2022 के खरीफ के सीजन में लगभग 3000 क्विंटल हाई क्वालिटी पैडी सीड किसान भाइयों को कश्मीर घाटी में उपलब्ध कराई गई। 2023 खरीफ सीजन में 15000 क्विंटल हाई क्वालिटी पैडी सीड किसान भाइयों को इस बार उपलब्ध कराया है। अब कहने में मुझे 1 मिनट भी नहीं लगा, सुनने में आपको पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं। मैं आपको बड़े जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूँ, देश के किसी राज्य से आप तुलना कर लीजिए, जितनी हमारी आबादी है, 15,000 क्विंटल हाई क्वालिटी पैडी सीड उत्तर प्रदेश में भी सरकार ने नहीं दिया होगा जितना अकेले कश्मीर वैली में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने दिया। 2022 के खरीफ सीजन में 2800 क्विंटल मक्के का क्वालिटी सीड उपलब्ध कराया गया था, और इस साल खरीफ के दौरान 28,000 क्विंटल मक्के का क्वालिटी सीड यहाँ के किसान भाइयों को उपलब्ध कराने का काम हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने किया है। घाटी के सभी 10 जिलों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू कर दी गई। कई बार लोग संकोच में पड़ते हैं कि हम क्यों इससे जुड़े। मेरा अनुरोध है कि जब प्राकृतिक विपत्ति आती, जब प्रकृति का प्रकोप आता है, उस समय हमें समझ में आता है कि अगर हम भी इस योजना से जुड़े होते तो शायद आज हमारी आफत कम हुई होती। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जिला प्रशासन के अपने साथियों से भी कहना चाहता हूँ, और चुने हुए जनप्रतिनिधियों से भी कि ये अब 20 जनपदों में फसल बीमा योजना लागू हो गई। हार्टिकल्चर में भी ये योजना लागू हो, इसकी भी कोशिश हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी शैलेंद्र कुमार कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि इसमें भी हम बीमा की योजना लेकर के आवें ताकि किसानों को हर समय एक इंश्योरेंस हम दे सकें। तो मेरा निवेदन होगा कि इसमें अधिक से अधिक किसान जुड़ें, इसका लाभ उठावें। पुलवामा के बाद बारामूला में सबसे ज़्यादा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन शुरू किए गए। पूरे कश्मीर डिवीज़न का अगर आंकड़ा देखेंगे तो कुल 85 एफपीओ हैं। ये कोई बहुत अच्छी स्थिति अभी नहीं है, लेकिन एचएडीपी इम्प्लीमेंट करते करते इस स्थिति में बड़ा बदलाव आएगा। और मुझे लगता है कि आमदनी बढ़ाने और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने, मार्केट लिंकेज, ये तीनों के लिए बड़ा आवश्यक है। भारत सरकार ने कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को भी नए सिरे से प्रोत्साहित करने का काम शुरू किया है। एक बात समझ लीजिए कि सहकारिता का और कृषि का ये बड़ा गहरा संबंध है। देश के जिन राज्यों में सहकारिता आंदोलन ठीक से चला, वहाँ किसानों को इनपुट क्रेडिट सबसे ज़्यादा मिली है, और जिन राज्यों में, जिन इलाकों में सहकारिता आंदोलन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया या किन्हीं कारणों से नहीं चल सका, उन राज्यों का आप आर्थिक आंकड़ा उठा करके देखिए, वहाँ के किसानों को इनपुट क्रेडिट नहीं दिया जा सका। हर 3 महीने पर मैं व्यक्तिगत रूप से खुद भी इसको रिव्यू करता हूँ, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हर महीने रिव्यू कर रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक बैंक हमारे किसानों को पैसा दें, इनपुट क्रेडिट दें, इसकी हर कोशिश की जा रही। लेकिन मेरा एक निवेदन होगा, कुछ तो लक्ष्य मिले हुए हैं सरकार की ओर से कि जम्मू कश्मीर में हम इतने पैक्स प्राथमिक सहकारी समितियां जो पंचायत लेवल पर बनेंगी, बनानी। ये कोई बाध्यता नहीं, केवल हमने टारगेट पूरा कर दिया। बारामूला में अगर 20 मिला है तो 20 बना के हम छुट्टी। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हर पंचायत में हमें पैक्स बनाने की ज़रूरत है, और पैक्स को जो सुविधाएं भारत सरकार देने जा रही, फर्टिलाइजर की एजेंसी आपको बिना किसी तकलीफ के मिल जाएगी, अनेक पैक्स को गैस एजेंसी मिल जाएगी,
18 ऐसी चीजें भारत सरकार ने तय की हैं जो पैक्स के माध्यम से जो हमारे किसान भाई उससे जुड़ेंगे वो कर सकते हैं। मुझे लगता है कि एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और प्राथमिक सहकारी समितियां इसको भी क्रांति की तरह, और मैं कहूं कि हम सब लोग अपनी जिम्मेदारी मान करके इस काम में भी तेजी लावें। मेरे पहले ही बताया गया कि टेक्नोलॉजी का उपयोग एक हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर अभी बता रहे थे कि साहब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग गांव-गांव जाकर के काफ़ी संख्या में लोग जा रहे हैं, लेकिन आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में हर व्यक्ति जाए, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने बताया आपको कि व्यवस्था की गई है और ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी कि घर बैठे आपको सारी जानकारी मिल जाए ताकि किसान को कहीं जाना न पड़े। सरकार खुद आपके दरवाजे जाएगी। ये तीसरा मेरा निवेदन है। एग्री इंटरप्रेन्योर बनाने की भी योजना है। अब केवल हम फसल पैदा करें, सेब पैदा करें, दूध पैदा करें, मुझे लगता है इससे काम चलने वाला नहीं है। इसमें वैल्यू एडिशन हम कैसे कर सकते हैं, उसमें हमारे वैज्ञानिक भी और हमारा सरकारी महकमा भी, ये पूरा आपकी मदद करने वाला है। मैं आपसे कहूँगा कि इस दिशा में भी हमें सोचने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। जम्मू डिवीज़न की अगर मैं बात करूं तो रबी सीजन की फसलों के लिए 59,402 क्विंटल हाई इल्ड वैरायटी बीज के उपलब्ध कराए गए। तो पूरी यूटी को अगर मिला लें तो मैं देख रहा हूं कि 1.25 लाख मैंने 1.25 लाख क्विंटल से ज़्यादा ये उपलब्ध कराया गया। पूरे यूटी से 1.25 लाख से ज़्यादा किसान भाइयों को ट्रेनिंग देने में हमें सफलता मिली। ऐसे अनेक आंकड़े मेरे पास मौजूद हैं जो इस बात के प्रमाण हैं कि जिस स्पीड और जिस व्यापक स्केल पर एग्रीकल्चर तथा एलाइड सेक्टर में बदलाव हो रहा है वो शुभ है और अभूतपूर्व भी। तिलहन में हमने जिस प्रकार सफलता हासिल की है, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है डॉक्टर साहब कि हमें विचार करना चाहिए कि दलहन में भी वो सफलता जल्दी से जल्दी हम जम्मू कश्मीर में हासिल करें। चने की खेती मैं नहीं देख पाता हूँ इधर। अब मेरा अनुरोध आपसे होगा कि यहाँ के किसान चने की खेती कैसे करें, इस दिशा में अब हमें शोध करने की ज़रूरत है और वो यील्ड प्रति हेक्टेयर कैसे बढ़ सके, क्योंकि चने में जो सबसे बड़ा लाभ है उसमें इनपुट कास्ट बड़ी कम होती है, लागत किसान को जो लगानी है वो बड़ी कम होती है। तो अब मुझे लगता है कि इस दिशा में हमें सोचने की ज़रूरत है। दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर कैसे बने, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। पॉली हाउस के जरिए जो किसान भाई इनोवेटिव तरीके से खेती कर रहे हैं, अब क्या वो वनीला का उत्पादन नहीं कर सकते हैं प्रोफेसर गनई? मुझे लगता है कि अब हम जहाँ पहुँच गए हैं वहाँ से हमें ऊंची छलांग लगानी, और आज उसका जो नेशनल मार्केट है 40,000 रुपये क्विंटल उसकी कीमत हो गई। मुझे लगता है कि अब ये समय है कि इन सब चीज़ों पर काम करके हमें आगे बढ़ना है, और निश्चित रूप से 5वें पर हम हैं किसानों की आमदनी में। ये संतोष का विषय नहीं है, ये हम सबका संकल्प है। और मुझे लगता है कि ईश्वर ने चाहा तो आप सबके परिश्रम, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के सहयोग से निश्चित रूप से 4 साल बाद किसान की आमदनी के मामले में जम्मू कश्मीर देश का 1 नंबर का राज्य होगा। इस दिशा में हम बढ़ना चाहते हैं। अब आप देखिए देश में खाद्यान्न उत्पादन 3,305 लाख टन पहुंच गया, और 21-22 से अगर तुलना करेंगे तो 150 लाख टन अधिक है। 23-24 के लिए जो राष्ट्रीय लक्ष्य रखा गया है वो 3,320 लाख टन का है। रबी सीजन में इसे 1,612 लाख टन का योगदान देगा। अब इसमें जम्मू कश्मीर का योगदान बढ़े, और जब योगदान बढ़ेगा तो स्वाभाविक रूप से हमारे किसान भाई बहनों की समृद्धि बढ़ेगी, उनका मुनाफा बढ़ेगा। और अब हमें इन लक्ष्यों के साथ जम्मू कश्मीर को जोड़ना है। पिछले 8 वर्षों के आंकड़ों की तुलना की जाए तो भारत ने खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 31% से ज़्यादा की ग्रोथ की है, और इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे किसानों का है, जिन्होंने दिन रात खेत पर पसीना बहा करके परिश्रम करके
ये स्थिति भारत को पहुंचाई है। मुझे पूरा यकीन है कि जम्मू कश्मीर में भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और लाइन डिपार्टमेंट के सभी हमारे साथी, चाहे वो फसल वाइज टारगेट तय करने का मामला हो, रबी सीजन में अधिक से अधिक किसानों को लाभ मिले इसका मामला हो, क्रिटिकल इनपुट किसान भाइयों को मिले, ये सब सुनिश्चित करने के लिए हम सब मिल करके काम करें। अगर वह इनोवेटिव टेक्नोलॉजी अपनाना चाहता है हमारा किसान, तो उसे भी हमें सुनिश्चित करना होगा हाई वैल्यू फसलों के उत्पादन की दिशा में वो आगे बढ़ सके। मेरी एक सलाह होगी कि खेती के एरिया में वृद्धि के लिए इच्छुक किसान भाइयों को इंटर क्रॉपिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रोत्साहित करना होगा। फर्टिलाइज़र की सप्लाई समय से हो, ये भी हमें सुनिश्चित करना होगा। अच्छी क्वालिटी का फर्टिलाइज़र और अच्छी क्वालिटी का पेस्टिसाइड। और जिला प्रशासन से मेरा अनुरोध होगा कि जहाँ भी शिकायत मिले गलत पेस्टिसाइड का, तो जितने कठोरतम कानून हैं उन लोगों के खिलाफ उन कठोरतम कानूनों का उपयोग निश्चित रूप से होना चाहिए। मैं फिर से एक बार अपने कृषि विभाग के सभी अधिकारियों का, साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि मैंने बहुत नज़दीक से देखा है जब इन लोगों ने प्लान बनाया तब भी, जब ट्रेनिंग का काम शुरू किया तब भी। और मुझे पूरा यकीन है कि जो उत्साह है एग्रीकल्चर और लाइन डिपार्टमेंट के हमारे अधिकारियों में, जिला स्तर के अधिकारियों से मैं मिला हूँ, ये निश्चित रूप से जी जान से जुटेंगे। किसान संपर्क अभियान का पहला चरण खत्म हुआ। हर पंचायत में 3 दिन किसानों की ट्रेनिंग हो। बाद में जब विचार हम लोगों ने किया तो एक ज़रूरत महसूस हुई कि कुछ किसान भाई, अभी काम नया था तो लोगों को लग रहा था कि जैसा सरकारी कार्यक्रम होता है वैसा ही एक कार्यक्रम है, ये भी औपचारिकता हो रही है। ये औपचारिकता नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये जम्मू कश्मीर प्रशासन का कमिटमेंट है और इसलिए फिर समय सीमा शैलेंद्र कुमार जी ने बढ़ाई है। मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि इस बार कोई किसान न छूटे, ये हम सबको ट्रेन करें। दक्ष पोर्टल पर अधिक से अधिक किसानों का रजिस्ट्रेशन हो और आज जितने इंटरवेंशन आज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कर रहा है, मैं समझता हूं कि वो काफ़ी पर्याप्त है। मैं कुछ दिनों पहले टीवी पर देख रहा था कि हरियाणा में किसान जब फसल की बुआई शुरू करता है तो एक नया रजिस्टर खरीदता है। पहले पन्ने पर वो मिट्टी का स्वास्थ्य माने सॉइल हेल्थ का जिक्र करता है, हर एक एकड़ में क्या पैदा करना है ये लिखता है, उस पर कितनी इनपुट कास्ट आएगी फिर वो दर्ज करता है, और फिर चौथा कॉलम उसका है कि अनुमानित उत्पादन क्या होगा। फॉडर से लेकर के बाकी चीज़ों को जोड़ करके ये भी उसकी गणना करता है कि उसे कुल फ़ायदा कितना होने वाला है। अब ये कोई पत्रकार उस किसान का इंटरव्यू ले रहा था और उसने पूछा कि ये कहाँ से सीखा, तब उसने जवाब दिया कि जिला कृषि ट्रेनिंग के दौरान उन्हें ये बात बताई गई थी। तो जो भाई समझते हैं कि जो ट्रेनिंग का काम है ऐसे ही है, वहाँ जाके क्या मिल जाएगा, तो मुझे लगता है कि मैं इसलिए जोर दे करके कह रहा हूँ कि आपके पंचायत में अगर ट्रेनिंग का कार्यक्रम है, कृपा करके ज़रूर जाइए, ध्यान से सुनिए। जो बात नहीं समझ में आ रही है तो ट्रेनिंग देने वाले अधिकारी से पूछिए। मुझे लगता है कि किसान भाई अगर इसमें पूरी तरह से भाग लेंगे तो निश्चित रूप से जो हम लोगों ने प्लान बनाया है वो ज़मीनी स्तर पर उतरेगा और एक अच्छा जम्मू कश्मीर में कहूँ कि बन सकेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कृषि और किसान भाइयों की पहली प्रियॉरिटी तय की थी। किसान परिवारों की ज़रूरत के मुताबिक आज इतने संसाधन और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है जितना हम कभी सोचते नहीं थे। साहब, खेती में पैसा नहीं है, चलो दरबान की नौकरी कर लें सरकारी। मैं समझता हूँ इस मानसिकता से भी अब बाहर निकलने की ज़रूरत है। अभी तो आपने देखा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर नौकरी छोड़कर खेती में आया है, तो इस बात को आप समझिए कि अब चपरासी की नौकरी के लिए भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खेती में जिस तरह का मुनाफा हो सकता है, आप अच्छी चीज़ खाने को भी मिलेगी, 5 लोगों को खिलाने को भी मिलेगी, खुद भी आप संपन्न होंगे और 5 लोगों को और रोजगार दे सकेंगे। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियर प्रमोद गौतम नौकरी करते थे, अच्छी तनख्वाह थी, छोड़ दिया उन्होंने नौकरी और खेती कर रहे हैं। हर साल उनका मुनाफा लगभग 1 करोड़ रुपए का हो गया। एक दूसरा नाम देश में है सचिन काले का, मैकेनिकल इंजीनियर थे, साल की कमाई
अच्छी खासी थी, छोड़ दिया नौकरी, और जितनी नौकरी में कमाते थे उसके 5 गुना से ज़्यादा कमा रहे हैं। हरीश धनदेव राजस्थान सरकार में नौकरी करते थे, नौकरी छोड़कर खेती शुरू कर दी। राम शरण वर्मा की कहानी आपने अभी हाल में पढ़ी होगी। देश के सबसे अमीर किसान बन गए, और उनकी सफलता का राज जो उन्होंने लिखा कि फसलों का डाइवर्सिफिकेशन, यही सबसे बड़ा राज है। चार्टर्ड अकाउंटेंट की नौकरी छोड़कर राजीव ने वेजिटेबल, फ्रूट, तिलहन की खेती शुरू की, और वो कह रहे हैं कि कमाई हमारी तिगुनी से ज़्यादा हो रही जो पहले हम कमा रहे थे। ऐसी अनेक कहानियाँ आप सुन सकते हैं। मैंने ये कहानियाँ इसलिए सुनाई ताकि आप खुद पर आत्मविश्वास कर सकें, और उस नौकरी के पीछे भागने की बजाय खेती में मैं समझता हूँ उज्जवल भविष्य है, और देश की भी हम सेवा कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर और भारत की प्रगति में अपना योगदान दे सकते हैं। होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम इसी पोटेंशियल को टैप करने के लिए बनाया गया और इसी उद्देश्य से चलाया जा रहा है, जिसकी सफलता आपके सहयोग पर भी निर्भर करती है। कृषि उत्पादकता को सस्टेनेबल तरीके से आगे ले जाना, ये जम्मू कश्मीर प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आप सभी की लगन और परिश्रम को देखकर और अपने साथियों की मेहनत को देखकर मैं कह सकता हूँ, फूड एवं फार्मिंग का हमारा स्वर्णिम काल प्रारंभ हुआ है। कदम से कदम मिलाकर हमें इस विकास यात्रा में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और मैं 2 पंक्तियाँ कह के ख़त्म करूँगा कि उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है, उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है, परों की अब के नहीं हौसलों की बारी है। मैं कतरा हो के तूफ़ानों से जंग लड़ता हूँ, मैं कतरा हो के तूफ़ानों से जंग लड़ता हूँ, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चिराग कई आँधियों पर भारी है, ये एक चिराग कई आँधियों पर भारी है। एक बार पुनः सभी किसान भाइयों बहनों को रबी सीजन के शुभारंभ की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत।